हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस हफ्ते। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है जियो एयर फाइबर की तरफ से। तो जियो एयर फाइबर का ये अपडेट है कि अब वो 150 से बढ़ के सीधा 262 यानी 262 शहरों में पहुंच चुका है। एंड काफी सारी स्टेट्स अब कवर ये लोग कर रहे हैं। कुछ सर्कल्स में यहाँ पे मेंशन करूं तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड में भी अब ये अवेलेबल है। कुछ मेजर टाउन्स इन सारे स्टेट्स के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। एंड मजे की बात ये कि उत्तर प्रदेश यानी मेरे स्टेट के अंदर, मेरी सिटी आगरा में अब ये अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि फटाफट से वहां से सामने से कॉल आए तो मैं अप्लाई करूँ। इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे तो मैं एक डिटेल्ड पूरा वीडियो अपने एक्सपीरियंस का बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग चाहते हैं लगाना, उनको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। होपफुली 1-2 दिन के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर लगवाने का सोच रहे हो तो बस 2-3 दिन का वेट करो, डिटेल्ड रिव्यू चेक करके फिर ही लगवाना। अगली अपडेट है बीएसएनएल की तरफ से। एंड बीएसएनएल की प्रोग्रेस ये है कि सरकार अब यूज ऑफ फंड को यूज कर रही है बीएसएनएल के 4G को फ्यूल करने के लिए। जुलाई में बीएसएनएल ने पंजाब के अंदर कुछ टावर्स लगाए थे एंड अब उनका पुश ये है कि वो अब सदर्न स्टेट्स के लिए जा रहे हैं। हमने एक अपडेट आपको पहले बताया था कि बीएसएनएल ने कुछ 1536 टावर्स आंध्र प्रदेश में लगाए थे जिससे वो 3900 विलेजेस कवर कर रहे थे। एंड जो स्टैक ये लोग लगा रहे हैं वो टोटली 5G अपग्रेडेबल है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 4G चालू होते से ही ये बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर के अंदर ही उसको एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ही सीधा 5G पे ले जा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब ये इनकी सर्विस लॉन्च हो जाएगी 4G या फिर 5G, तो क्या आप बीएसएनएल के अंदर स्विच करोगे? अगर करोगे तो किस वजह से? सस्ते प्लान्स की वजह से या फिर अपना मेड इन इंडिया बीएसएनएल है इस वजह से? अगली अपडेट है ट्राई की तरफ से। एंड ट्राई ने यहाँ पे वार्निंग इशू करी है कि भाई बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, जो सामने वाला बंदा है वो ट्राई का रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉल करता है और ये बोलता है कि भाई आपका नंबर बंद होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा एंड वेरिफिकेशन अपनी करवानी पड़ेगी, केवाईसी काइंड ऑफ करानी पड़ेगी वीडियो कॉल पे। एंड जब ये सक्सेस हो जाएगा तभी आपका नंबर चलता रहेगा। तो ट्राई ने एक क्लियर वार्निंग दी है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई की तरफ से ये सारे स्कैमर्स हो सकते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से कोई और का इंपर्सनेशन करके आपको ट्राई करें स्कैम करने के लिए। तो आप बिल्कुल बिवेयर रहें। ट्राई कभी भी आपको कॉल या मैसेज या मेल नहीं करेगा आपके नंबर बंद करने के रिगार्ड में। ऑल्सो आपसे कोई भी वीडियो कॉल पे इस तरीके की केवाईसी नहीं मांगी जा रही है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगली अपडेट जियो के 15,000 रुपए वाले लैपटॉप को लेके है। तो कुछ टाइम पहले जियो ने अपना एक जियो लैपटॉप निकाला था, जियो बुक, जिसको हमने अपने चैनल पे भी चेकआउट किया था। वीडियो में डाल दूंगा, जाके देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। ये लैपटॉप कुछ बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट में परफॉर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन अब इनका एक नया वर्जन के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने एचपी के साथ कोलैबोरेट किया है। एचपी का जो क्रोमबुक आता है ना, तो उनके साथ मिलकर क्लाउड कंप्यूटिंग का सेटअप ये लोग बना रहे हैं। सो बेसिकली सीन क्या होगा, आपकी जो मशीन है या जो लैपटॉप है वो तो बहुत ही लो एंड होगी, लेकिन उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग से जोड़ के एक मंथली सब्सक्रिप्शन आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो आपकी छोटी वाली हल्की मशीन एक बहुत हाई एंड पीसी का काम कर जाएगी। तो ये जो पूरा सेटअप है, जो पूरा थॉट है, ये आपको सुनने में कैसा लग रहा है? क्या आप एक सस्ता लैपटॉप लेके उसके बाद उसके मंथली चार्जेस पे करके उसको एक हाई एंड पीसी में कन्वर्ट करना चाहोगे, या फिर ऑन दी अदर हैंड आप ऐसा चाहोगे कि भाई एक ही बार में एक महंगी बढ़िया वाली मशीन ले लूं जिससे बार बार मुझे दिक्कत ना आए? क्या लगता है आपको, क्या ये इंडियन मार्केट को सूट करेगा? मंथली सब्सक्रिप्शन से शायद मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस काफी ना थोड़ा सा कटना चाहती है, थोड़ा दूर होना चाहती है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली अपडेट फिर से बीएसएनएल की तरफ से। एंड बीएसएनएल ने यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है वो नोकिया को देने का प्लान कर रहे हैं। तो सीन ये है कि बीएसएनएल ने ना गेयर्स, जो अपने 4G 5G के गेयर्स हैं, उसके लिए नोकिया को 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का प्लान कर लिया है। अभी तक तेजस नेटवर्क्स और यूटीएल लाइन में थे, लेकिन अब बीएसएनएल ने उनको थोड़ा सा ना साइड कर दिया है, काइंड ऑफ डिस्क्वालीफाई कर दिया है। यूटीएल कंपनी का रीजन ये निकल के आ रहा है कि इन्होंने ट्रस्टेड सोर्सेज की पूरी लिस्ट निकाली थी एंड उसमें यूटीएल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वहां से उसको हटा दिया। एंड बीएसएनएल का जो करंट 5G है वो C.DOT, TCS एंड तेजस की हेल्प से डिप्लॉय कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि करंट ऑर्डर की वैल्यू क्योंकि 200 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए बीएसएनएल अलाउ कर रही है फॉरेन कंपनीज को पार्टिसिपेट करके टेंडर भरने की। एंड रही बात तेजस नेटवर्क्स की, तो उन्होंने स्टार्टिंग में करंट टेंडर के लिए अप्लाई किया था जिसमें बीएसएनएल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि सिंगल बिडर है इतने बड़े ऑर्डर का, तो उसको वो अलाउ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी क्या होता है अब आगे जाके। नोकिया जो है वो, नोकिया और एरिक्सन ही ऐसी दो कंपनीज निकल के आ रही हैं जो सबसे ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को महल बेच पा रही हैं। अगली अपडेट है आईफोन वर्सेस सैमसंग। तो रिसेंटली ना एक ऊकला की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आई जिसके अंदर 5G के टेस्ट एज पर डिवाइसेस किए गए एंड उसमें पता चला कि आईफोन्स
5G की स्पीड ज्यादा दे पा रहे हैं व्हेन कंपेयर्ड टू सैमसंग। जो डेटा लिया गया वो आईफोन्स का लिया गया 22 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, एंड वहीं पे सैमसंग का डेटा था 11 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि 5G चल तो सब पे अच्छा रहा है, लेकिन आईफोन्स पे थोड़ा ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो अगर आप एक 5G क्रेजी वाले पर्सन हो कि भाई 5G तो चाहिए ही चाहिए और टॉप नॉच चाहिए, उससे हल्का कुछ नहीं चाहिए, तो काइंड ऑफ टेंडेंसी है कि आईफोन्स की तरफ चले जाओ। बाकी फर्जी वाले चांद तो सैमसंग में देख ही रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि एक ड्राफ्ट बिल बना है कि ओटीटीज जो है ना उसके अंदर क्या क्या क्लबिंग होनी चाहिए। सो बेसिकली आपको पता है टेलकोज वर्सेस ओटीटीज एक पूरी एक जंग छिड़ी हुई थी। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है, ब्रॉडकास्टिंग बिल जिसको कह रहे हैं, एंड उसमें ऐसा सजेशन निकल के आया कहीं से कि भाई जो सारी कम्युनिकेशन एप्स हैं जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, इस टाइप की एप्स को क्यों ना क्लब कर दिया जाए सब्सक्रिप्शन में, जो कि हैं एंटरटेनमेंट वाली एप्स जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम। तो इसके ऊपर बतेरे सवाल खड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने मतलब इसको तोड़ दिया है ये बोल के कि भाई क्या कर रहे हो ये तुम, क्या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एंटरटेनमेंट एप्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैटेगरी है वर्सेस द कम्युनिकेशन ऐप। तो एक के बाद एक एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस जताए कि भाई क्या सेंस बन रही है इस चीज की, एंड इसको एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमको अप्रोच करना पड़ेगा। मैसेजिंग या कम्युनिकेशन वाले एप्स को हमको अलग तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा, एंड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरीके की जो एप्स हैं उनको अलग तरीके से। अब कहानी ये निकल के आई कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब इस बिल के अंदर ये बताया गया है कि वन टू मेनी ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स यूजिंग अ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इंटेंडेड टू बी रिसीव्ड और मेड अवेलेबल फॉर व्यूइंग बाय जनरल पब्लिक और बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एज द केस में बी। तो यहाँ पे एक पूरा क्लैश हो रहा है इस चीज का, एंड अब एक गवर्नमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा सीरियस नोट पे आ गई है कि अब इस कम्युनिकेशंस और एंटरटेनमेंट वाले ओटीटीज के प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर अब चीजें स्पीड अप हो रही हैं, एंड होपफुली एक क्वार्टर के अंदर अंदर ये चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रही है कि पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसके अंदर टीवीज चलते थे, एंड टीवीज के अंदर पुश मॉडल चलता था, विच मींस ब्रॉडकास्टर जो चाह रहा है वो दिखा रहा है, एंड पब्लिक को उस टाइम पे वही देखना पड़ेगा। एक सेट ऑफ शेड्यूल था कि भाई कितने बजे क्या आएगा। लेकिन अब जो नए ओटीटीज हैं वो एक काइंड ऑफ पुल मॉडल है कि कस्टमर जब चाहे जो चाहे वो उतने बजे देख सकता है, एंड कंटेंट सारा का सारा एक टाइम पे एक ही जगह पे अवेलेबल है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट इस चीज को अच्छे से टैकल कर पाती है। आपके कुछ सुझाव हो इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप जरूर कर सकते हो। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो है एयरटेल के एमडी गोपाल विट्टल जी की तरफ से, जिनका कहना यह है कि भाई ई सिम यूज करनी चाहिए। आजकल जो लेटेस्ट जेनजी वाली पब्लिक है उनको ये समझना चाहिए कि जहां हम एक तरफ पूरा का पूरा डिजिटल जा रहे हैं, वहां पे आपको ई सिम्स यूज करनी चाहिए अपने डिवाइसेस के अंदर। उससे एक बहुत मेजर बड़ा फायदा है। पहला, एक तो सीमलेस कनेक्टिविटी बन जाती है, दूसरा आपका फोन अगर चोरी हो जाता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए, जो बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज जब हम कंपेयर करते हैं फिजिकल सिम से जो कि चोर इजीली निकाल के फेंक सकता है, लेकिन ई सिम वहां पे चालू रहती है, तो बहुत टाइम तक आप एक्स्ट्रा उसको ट्रैक कर सकते हो। एंड और भी कुछ फीचर्स बताए, जैसे कि अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि एक ई सिम के अंदर अब आप मल्टीपल नंबर्स भी आगे चल के चला पाओगे। तो ये काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई फिजिकल सिम को छोड़ दो, जमाना चला गया, ई सिम की तरफ बढ़ो तो वो ज्यादा अच्छा है। आप वैसे कौन सी सिम यूज करते हो, फिजिकल या फिर ई सिम? नीचे जगह खाली है, लिख देना। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहले जियो की ई सिम यूज करी थी, जो कि थोड़ा सा इजी था। एयरटेल की ई सिम के लिए पहले स्टोर पे जाना पड़ता था, अब तो शायद नहीं जाना पड़ता एज फार एज मुझे पता है, लेकिन अगर जाना पड़ता हो तो बता देना। रिसेंटली मैंने एयरटेल की ई सिम यूज नहीं करी वैसे। तो यही कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.